नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। एक नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। आज के अंक में जानेंगे सूर्य को करीब से जानने के लिए प्रस्तावित किए गए मीट्रिक के बारे में और ले चलेंगे आपको रोबोटिक्स की दुनिया में। विज्ञान जगत की खबरों के साथ साथ पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया नया मीट्रिक, सूर्य को और करीब से जानने में मिलेगी मदद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया की सैर ले चलेंगे आपको आईआईटी मंडी के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में। देश और दुनिया की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियां साइंस एक्सप्रेस में। हिस्ट्री ऑफ साइंस में पलटेंगे इतिहास के पन्ने, जानेंगे महत्वपूर्ण दिनों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नया मीट्रिक प्रस्तावित किया है, जिसमें धरती पर मौजूद टेलीस्कोप द्वारा सूर्य की ली गई तस्वीरों की गुणवत्ता को मापने में मदद मिलेगी। आरएमएस ग्रेन्युलेशन कॉन्ट्रास्ट नामक यह मीट्रिक सिमुलेशन पर आधारित है, जो वायुमंडल द्वारा उत्पन्न किए गए टर्बुलेंस को समझने में सहायक है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। सोलर फ्लेयर, प्रोमिनेंसेस और कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य की सतह पर होने वाली ये गतिशील घटनाएं खगोल वैज्ञानिकों का ध्यान हमेशा से ही आकर्षित करती आ रही हैं। चूंकि सूर्य हमारी पृथ्वी के निकटतम तारों में से एक है, इसलिए इसका बहुत विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है और सूर्य की समझ से अन्य तारों के गुणों की भी जानकारी मिल सकती है। छोटी से छोटी विशेषताओं की विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करने के लिए बड़े टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं, लेकिन जमीन पर टेलीस्कोप के होने की कई सीमाएं हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल, जो कि एक समरूप माध्यम नहीं होता है, से होकर गुजरता है तो तापमान में बदलाव के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशन की स्थिति प्रकाश के बेतरतीब ढंग से मुड़ने का कारण बन जाती है और डिटेक्टर पर मिलने वाली छवि यानी तस्वीर में भिन्नता आ जाती है। इस समस्या से निपटने का एक उपाय अडैप्टिव ऑप्टिक सिस्टम यानी कि एओ है। लेकिन समस्या ये है कि एओ के प्रदर्शन की मात्रा कैसे निर्धारित करें, या फिर धरती आधारित टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करें। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने धरती पर स्थित सौर दूरबीनों द्वारा ली गई तस्वीरों की गुणवत्ता को मापने के लिए रूट मीन स्क्वायर यानी कि आरएमएस ग्रेनुलेशन कॉन्ट्रास्ट नामक एक अनोखे मीट्रिक के उपयोग का प्रस्ताव दिया है। आईआईए की वैज्ञानिक सरस्वती कल्याणी सुब्रमण्यम और श्रीधरन रेंगास्वामी ने इस मैट्रिक्स के लिए उन सिद्धांतों का उपयोग किया है जिनका वायुमंडल द्वारा उत्पन्न किए गए टर्बुलेंस यानी कि विक्षोभ को समझाने के लिए किया जा सकता है। दोनों वैज्ञानिकों ने सिमुलेशन द्वारा प्रदर्शित किया कि जब वायुमंडलीय विक्षोभ नहीं होता तो तस्वीर कैसी दिखेगी और इसकी तुलना उससे की जहां कोई वातावरण मौजूद है। चूंकि ये एक सिमुलेशन है, इसलिए स्ट्रेहल अनुपात आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, जबकि एक व्यावहारिक प्रणाली में इसे आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक प्रणालियों के लिए आदर्शवादी सिमुलेशन के परिणामों की तुलना करते हुए वैज्ञानिकों ने स्ट्रेहल अनुपात के लिए लगभग 40 से 55% की दक्षता प्राप्त करने वाले एक दक्षता कारक की गणना की है। उनके परिणाम किसी भी सौर टेलीस्कोप और संबंधित एओ सिस्टम के प्रदर्शन को चिन्हित करने में उपयोगी होंगे। पिछले कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। समय के साथ साथ एआई से जुड़ी तकनीकें लगातार आधुनिक होती जा रही है। इसी कड़ी में आईआईटी मंडी का सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स यानी केयर एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन के क्षेत्र में लगातार शोध कार्य कर रहा है। आइए चलते हैं और समझते हैं कि एआई की दुनिया में यहां किस तरह का शोध हो रहा है। स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई के साथ साथ रोबोटिक्स और ड्रोन्स का उपयोग तेजी से बढ़ा है। चाहे ड्रोन्स द्वारा आपदा में दवाओं की डिलीवरी हो या फिर ऑटोमेटिक व्हीकल या फिर इंसानों की तरह बात करने वाले रोबोट्स, इन आधुनिक तकनीकों ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है।
इसी दिशा में IIT मंडी का सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इन विभिन्न तकनीकों के एडवांसमेंट पर लगातार शोध कर रहा है। सेंटर ऑफ AI एंड रोबोटिक्स के 3 पिलर हैं। पहला पिलर है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो करेंटली हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के लैब में बैठे हुए हैं और अगर आप देखेंगे ये हमारे IIT मंडी का एक प्रेस्टिजियस सेंटर है जहाँ पर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा रिसर्च करते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। अगर आप देखेंगे आज के समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले एक डिकेड में, मतलब पिछले 10-12 सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया है। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, सोशल सेफ्टी में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, आप जितने भी एरिया में देखोगे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन आप पाएंगे। संस्थान की रोबोटिक, AI और ड्रोन प्रयोगशालाओं में विभिन्न तकनीकों पर शोध द्वारा इसके नैतिक, कानूनी और सामाजिक प्रभावों को समझकर संबोधित किया जाता है, ताकि ऐसी प्रणालियां विकसित की जा सकें जो मानव जीवन के लिए उपयोगी, आसान और भरोसेमंद हो। मोस्ट ऑफ द रोबोट जो होते हैं वो आज हम बाहर के देशों से खरीदते हैं। कोई कनाडा से आ रहा है हमारा कोई सिस्टम यूरोप से आ रहा है एंड एक बड़ी संख्या में हमारा सिस्टम चाइना से भी आता है। इस लैब में जो हमारा एम ये है कि हम ये बहुत सारे सिस्टम जो है उसका नो हाउ हम इंडिजिनस इंडिया में डेवलप करें और वो टेक्नोलॉजी हम इंडिया में बनाएं और हम अपने इंडिया के कॉरपोरेट के लिए, अपने एकेडमिक सेक्टर के लिए, अपने R&D सेंटर्स के लिए हम उस टेक्नोलॉजी को रोल आउट कर सकें। तो हम ग्राउंड व्हीकल भी बना रहे हैं, ऑटोनमस ग्राउंड व्हीकल। हम अपने खुद के इंडिजिनस ड्रोन्स भी बना रहे हैं। हम अपने खुद के जैसे एनिमल इंस्पायर्ड रोबोट होते हैं, अगर आप देखेंगे बोस्टन डायनामिक्स का है, हम क्वाड्रूपेड भी बना रहे हैं। तकनीकी विकास के साथ साथ AI ने रोजगार के भी ढेर सारे अवसर प्रदान किए हैं। इसी कड़ी में केयर द्वारा विभिन्न कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी संचालित किए जाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा द्वारा भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। हम बच्चों को जब हम ट्रेनिंग देते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं या जो क्लास 12 के आसपास आते हैं, उनको फाउंडेशन सिखाते हैं। लेकिन जो लोग बीटेक कर चुके हैं, जो लोग मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और प्रोग्रामिंग में ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको हम कहते हैं रोबोटिक्स के 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर रोबोटिक्स सिस्टम्स है, जो कि कोर ऑफ रोबोटिक्स है, जहाँ आप रोबोट्स की काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स इसको समझते हैं। दूसरा पिलर जो रोबोटिक्स का है वो कंट्रोल सिस्टम्स है, क्योंकि रोबोट्स में एक्चुएटर्स होते हैं जो कि होंगे न्यूमेटिक होंगे या इलेक्ट्रिकल होंगे, लाइक मोटर्स अगर आप देख लीजिए तो कंट्रोल सिस्टम समझना होता है। रोबोटिक्स का तीसरा पिलर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को मैप करते हैं, इन्वायरमेंट को हम समझना चाहते हैं, इन्वायरमेंट परसेप्शन, एंड देन वी हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन दैट। तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होता है। एंड द फोर्थ पार्ट इज अ सेंसर इंटीग्रेशन, क्योंकि इन्वायरमेंट को समझने के लिए, इन्वायरमेंट को मैप करने के लिए, जैसे इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर हम आंखें होती हैं, कान होती हैं, तो हम ऑडियो डेटा प्रोसेस करते हैं, वीडियो डेटा प्रोसेस करते हैं, तो ऑडियो सेंसर है, विजुअल सेंसर है, टैक्टाइल सेंसर है। तो वैसे ही रोबोट में भी इस तरह के 5 तरीके के उसके डिफरेंट वैराइटीज होते हैं, दे कैन हैव मल्टीपल सेंसर। इसके अलावा हमने एक बहुत यूनिक कोर्स शुरू किया है रोबोटिक्स को प्रमोट करने के लिए पूरे इंडिया में, जो कि अभी किसी IIT में नहीं है। हम सिखाते हैं फाउंडेशन ऑफ डिज़ाइन प्रैक्टिकम, जिसमें हम स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइन कंसेप्चुलाइजेशन से लेकर, जहाँ के उनको 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हम सिखाते हैं। इसके बाद उनको हम फैब्रिकेशन करना सिखाते हैं, मेटल कटिंग के थ्रू, 3D प्रिंटिंग के थ्रू। इसके बाद उनको हम PCB फैब्रिकेशन करना सिखाते हैं। इसके बाद उनको हम माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। उसके बाद उनको हम रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाते हैं। उसके बाद उनको हम सेंसर इंटीग्रेशन सिखाते हैं, उनको हम कंट्रोल सिखाते हैं। और उसके बाद फिर उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसमें उनको एक प्रोटोटाइप बनाना होता है। एंड इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। और अब साइंस एक्सप्रेस में नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर। बृहस्पति अपने रंगों और सौरमंडल के ग्रहों में अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है। इस ग्रह के ऊपर मौजूद धारियों में होने वाला बदलाव खगोल वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही उत्सुकता का विषय रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह पर मौजूद उन धारियों में होने वाले बदलाव के कारणों का पता लगाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने नासा के जुनो यान के जरिए जुटाए गए आंकड़ों के अध्ययन से
यह पाया कि बृहस्पति ग्रह की पट्टियों में बदलाव का संबंध उसके मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव के साथ मेल खाता है। वैज्ञानिकों को लंबे समय से लग रहा था कि ग्रह की सतह के 50 किलोमीटर नीचे इंफ्रारेड वेरिएशन का इससे कोई संबंध है, लेकिन इस अध्ययन से पता चला है कि इसका संबंध और ज्यादा गहराई में स्थित है। शोधकर्ताओं के मुताबिक विविधता की वजह बृहस्पति ग्रह के आंतरिक हिस्से के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न तरंगे है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशील उपकरणों और अन्य सुधारों के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक नया ऑब्जर्विंग रन शुरू किया है। ये चौथा ऑब्जर्विंग रन है। इससे पहले वर्ष 2015 में लाइगो द्वारा पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की गई थी। लगभग 100 साल पहले 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तुत किए गए जर्नल रिलेटिविटी के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की बात कही गई थी, जिसके बाद लीगो ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने ब्लैक होल्स के टकराने या दूसरी कॉस्मिक घटनाओं से निकलने वाली तरंगों द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। 29 मई 1919 को सूर्य ग्रहण का ऐसा दिन था जब सर आर्थर एडिंगटन ने आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को ये देखते हुए सिद्ध किया था कि सूर्य के पास के तारे अपनी सामान्य स्थिति से कैसे विस्थापित हुए। आइंस्टाइन के सिद्धांत में ये अनुमान लगाया गया था कि अंतरिक्ष में एक विशाल पिंड के पास से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें झुकी हुई होंगी, क्योंकि वे पिंड के द्रव्यमान द्वारा बनाए गए स्पेस टाइम में वक्र का अनुसरण करती हैं। 31 मई 1879 को सिमेंस और हल्स्के ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को दुनिया के सामने पेश किया, जिसमें रेल की पटरी द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती थी। 150 वोल्ट प्रत्यक्ष धारा दो पटरियों के माध्यम से एक छोटे लोकोमोटिव तक पटरियों के बीच लगे एक इंसुलेटेड फ्लैट आयरन बार के माध्यम से प्रवाहित होती है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बर्लिन शहर में चली थी। 2 जून 1739 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान को बढ़ावा देना और समाज में इसके प्रभाव को मजबूत करना था। स्वीडिश एकेडमी साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुनता है। अब तक इसके लगभग 470 स्वीडिश और 175 दूसरे देशों के सदस्य हैं। 3 जून 1965 को पृथ्वी से 150 मील ऊपर मेजर एडवर्ड जे वाइट सेकेंड जेमिनी 4 का हैच खोलकर कैप्सूल से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। अंतरिक्ष यान से 25 फीट लंबी रस्सी से जुड़े हुए और हाथ से चलने वाले ऑक्सीजन जेट प्रपल्शन गन द्वारा अपना नियंत्रण करते हुए वाइट कैप्सूल से बाहर लगभग 20 मिनट तक रहे। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।